चैप्टर 8 चंद्र गहना से लौटते बेर। इसमें कवि ने जो है गांव की खूबसूरती के बारे में बताया है। खिले खिले खेत, झूमती फसलें, लहराते तालाब, चांदनी, चहकते पक्षी आदि के बारे में, प्रकृति के अनेक सौंदर्य के बारे में इसमें जो है गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। चंद्र गहना से लौटते बेर, देख आया चंद्र गहना, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। प्रस्तुत पंक्तियों में इसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि चंद्र गहना नामक किसी स्थान से लौटा है। लौटते हुए खेत की एक मेड़ पर बैठा वह खेत और उसके आसपास के दृश्यों को देख रहा है। सबसे पहले उसका ध्यान खेत में उगे चने की ओर जाता है। चने के पौधे का आकार छोटा है। यह हरा ठिंगना चना, उसका आकार छोटा है। बांधे मुरैठी शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। सबसे पहले उसका ध्यान खेत में उगे उस चने की ओर जाता है। चने के पौधे का आकार कैसा है? छोटा है। चने के गुलाबी रंग के फूल आ गए हैं और कवि को लगता है कि यह छोटे से कद का बीते भर का चना अपने सिर पर गुलाबी पाग यानी कि पगड़ी बांधे दूल्हे की तरह सज धज कर खड़ा है। पास ही मिल कर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की लचीली। अब चना और अलसी दोनों ही जो है खेत में पास पास खड़े हैं, उगे हुए हैं। अलसी का पौधा जो है दुबला पतला और लचीला होता है, जब इसलिए हवा से हिलता डुलता रहता है। कविता में जो अलसी को यहाँ पे तीन रूप से बताया गया है। पहली वह हटीली है, देह की पतली है और उसकी कमर लचीली है। और उसकी कमर लचीली होने की वजह से वह मतलब जो है लचकते, उसकी जो कमर है वो लचकदार है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ा कह रही जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। उसके सिर पर कुछ बड़े गोल आकार की डोडियां होती हैं जो फूलती हैं और उन्हीं में बीज बनता है। अलसी का फूल नीले रंग का होता है। अलसी को देखकर कवि को लगता है कि यह दुबली पतली लड़की जो मंचली दिख रही है, मानो यह कह रही है जो मुझे छू लेगा मैं उसे अपना हृदय दे दूंगी, उससे प्यार करने लगूंगी और उसी की हो जाऊंगी। उसके बाद और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी। अब जो सरसों के फूल हैं, जो सरसों के पौधे हैं, उनको देख के कवि कहता है कि सरसों मानो इस प्रकार से लग रही है जैसे वो सयानी हो गई है। जैसे जब लड़की सयानी हो जाती है तो उसके हाथ पीले कर दिए जाते हैं, यानी कि उसका विवाह कर दिया जाता है। तो हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया आज जैसे। तो सरसों अब सियानी हो गई, इसके लिए उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीले करने का मतलब यानी कि शादी के लायक हो गई है। कवि ने सरसों के प्रसंग में ही हाथ पीले करने का प्रयोग किया है, क्योंकि सरसों जब फूलती है तो पूरा खेत पीला हो जाता है। तो पीली सरसों ब्याह के मंडप में पधार चुकी है। वहाँ गुलाबी साफा बांधे चना पहले से ही बैठा है। विवाह की हलचल में फागुन का महीने कैसे चुप रह सकता है? वह भी फाग गाता हुआ आ पहुंचा है। फाग का गाना, चने का सजना, सरसों का हाथ पीले करना, इन सब में एक दूसरे को
जानने की ललक है। इस पूरे दृश्य में कवि को लगता है जैसे एक स्वयंवर हो रहा है, यानी कि एक शादी हो रही है। जैसे गांव में एक शादी होती है, मतलब हंसी खुशी का माहौल होता है, तो उस तरह का कवि को प्रतीत हो रहा है। यह दृश्य कवि के मन को छू लेता है। उसे लगता है कि इस ग्रामीण अंचल में, यानी कि गांव के लोगों में किसी नगर की अपेक्षा अधिक प्यार भरा वातावरण है। जो हमारे गांव के प्रदेश हैं उनमें आज भी ये जो है प्यार अधिक देखने में मिलता है। नगर तो व्यावसायिक हो गए हैं, व्यावसायिक नगरों में प्यार जो है वो कम है। ग्रामीण अंचल की भूमि आज भी प्यार से ओतप्रोत है, यानी कि अधिक उपजाऊ है। जैसे कि किसी निर्जल अंचल में और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नीचे एक तालाब को दिखाई पड़ रहा है। कवि को एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। तालाब का तल जो है वो नीला है और उस पर भूरे रंग की कुछ घास उगी हुई है। तालाब की लहरों में वह डोल रही हैं। सांझ होने को आई है। तालाब की सतह पर चांद का जो है प्रतिबिंब चमक रहा है, यानी कि जो उसकी रिफ्लेक्शन है, जो साया है वो दिखाई दे रहा है। उसकी चमक आंखों को चौंधिया देती है। किसी तालाब या पोखर के हिलते जल में चांद का प्रतिबिंब उसकी गहराई का बोध कराता है। उसकी शांत जल में एक गोला सा ही लगता है। तालाब के किनारे अनेक पत्थर भी होते हैं। कवि का ध्यान भी उन पत्थरों की ओर जाता है। कवि कल्पना करता है कि वे पत्थर तालाब के किनारे पड़े चुपचाप पानी पी रहे हैं। चुप खड़ा बगुला टांग डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले से डालता है। एक काले मात वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तालाब के पानी में रहने वाले अनेक वस्तुएं गतिशील हैं, लेकिन पत्थर बिना हिले जुले चुपचाप पड़े हुए हैं। पानी में डूबे पत्थरों में कवि को झुककर पानी पीते हुए प्राणियों की याद आ जाती है। इसलिए कवि कहता है कि एक बुगला जो पानी में टांगे डुबाए ध्यान मगन सा सोया हुआ सा खड़ा हुआ प्रतीत होता है, जबकि वह सोया हुआ नहीं होता, वह सचेत होता है। परंतु देखने वाले को ऐसा लगता है कि वह सो रहा है। पर जो ही उसे कोई चंचल मछली दिखाई पड़ती है वह तत्काल एकदम उस पर लपक लेता है और उसको गटक लेता है, यानी कि उसको खा जाता है। एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया भी अपने सफ़ेद पंख फैलाकर तालाब की सतह पर झपट कर पानी के भीतर से उजली सफ़ेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। पहले भाग में प्रकृति के सुंदर लुभावन रूप का वर्णन किया गया है और दूसरे जो अंश है उसमें कुछ उसके प्रकृति के कठोर और वास्तविक रूप का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो बगुला है वो समाज में ढोंगी लोगों का प्रतीक है जो दिखावा करते हैं और उनका आचरण कुछ और ही होता है। चालाक चिड़िया, यहाँ दूसरा जो चालाक चिड़िया मछली को झपट कर उठा लेती है। प्रकृति के ये दृश्य भी समाज के व्यवहार की ओर संकेत करते हैं। समाज में कुछ कपटी चालाक लोग दूसरों का शोषण करते हैं, किंतु उनकी अधिकता वो संख्या में अधिक नहीं है। विशेष बात तो यह है कि प्रकृति का